Hello students, this is Gunjal Soni. Welcome you at श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। और अभी तक के चैप्टर में हम थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर चुके हैं और न्यूमेरिकल पोर्शन हमारा रनिंग में था, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। इसी सीक्वेंस में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें ये गिवन है कि आपको एक कैपिटल क्यू चार्ज दिया हुआ है और इस कैपिटल क्यू चार्ज को आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, Q1 एंड Q2 में, और उन दोनों पार्ट्स को आपको कुछ सेपरेशन R पर रख देना है। उसके बाद हमें ये बताना है कि व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर मैक्सिमम फोर्स बिटवीन दीज टू पार्ट्स। दो जो चार्ज आपने बनाए हैं एक सिंगल चार्ज से, उन दोनों को आपको R सेपरेशन पर रखना है और फिर ये बताना है कि उन दोनों पार्ट्स के बीच में, उन दोनों चार्जेस के बीच में मैक्सिमम फोर्स की क्या कंडीशन होगी। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो चार्ज दिया हुआ है कैपिटल Q, इसे हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दीज पार्ट्स आर Q1 एंड Q2, बट हम इसको Q1 Q2 में डिवाइड नहीं करके इसको हम डिवाइड इस तरीके से करते हैं। एक पार्ट होगा स्मॉल q और सेकेंड पार्ट हमारे पास हो जाएगा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। ओके, अब इन दोनों पार्ट्स को हमें किसी पर्टिकुलर सेपरेशन पर रखना है, तो हमने यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन लिया है स्मॉल r, और इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो हो जाएगा आपके पास अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला F इक्वल टू के Q पहला चार्ज और सेकंड चार्ज है कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। दोनों के बीच में सेपरेशन है r, तो r का स्क्वायर। ओके, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उन दोनों चार्जेस के बीच में। अब ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा, तो 11th क्लास में हम इस टाइप के टॉपिक्स को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कभी भी फिजिक्स के अंदर मैक्सिमम या मिनिमम क्वांटिटीज़ कैसे फाइंड आउट की जाए। मैक्सिमम या मिनिमम क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करने के लिए आपको डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करना होता है। आपको जो भी फॉर्मूला दिया हुआ है या फिजिकल क्वांटिटी दी गई है उसका आप एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे और उसको डिफ्रेंशिएट करके उसको आपको ज़ीरो के इक्वल करना है, तब जाकर के मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हम उस फिज़िकल क्वांटिटी की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करने वाले हैं। डिफ्रेंशिएशन करने से पहले आपको ये ध्यान होना है कि किसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया जाए, तो हम यहाँ किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखो आपके पास यहाँ जो कैपिटल Q है ये तो आपका चार्ज है मेन, और स्मॉल q जो पार्ट है ये स्मॉल q वेरिएबल पार्ट है। स्मॉल q अगर हम चेंज करेंगे तो डेफिनेटली q माइनस स्मॉल q भी आपका चेंज हो जाएगा। जो वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी होती है उसी के रेस्पेक्ट में हमें यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करना होता है। तो यहाँ पर वेरिएबल क्वांटिटी कौन सी आपकी, स्मॉल q। ओके, तो हम f का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल q। तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे इसे df डिवाइड बाई dq। ओके, सबसे पहले हम इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट ओपन करके, तो ये हो जाएगा आपके पास k q कैपिटल Q और माइनस k स्मॉल q स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर। ओके, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ पर k कांस्टेंट है, कैपिटल Q कांस्टेंट है क्योंकि वो तो मेन चार्ज है, स्मॉल q ही सिर्फ वेरिएबल है। ओके, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है उन्हें हम सेम रहने देते हैं और स्मॉल q के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो स्मॉल q के रेस्पेक्ट में q का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो चुका है 1 माइनस k फिर से कांस्टेंट है, और q स्क्वायर का विद रेस्पेक्ट टू q अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x टू द पावर n। जब ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो पावर आगे आती है और पावर में से एक कम हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो टर्म है ये आपके पास बन जाएगी ट्वाइस q। ओके, और नीचे जो आपके पास r स्क्वायर है ये कांस्टेंट है, डिवाइड में चल रहा है, तो इसको हम सेम रहने देते हैं क्योंकि कांस्टेंट या तो मल्टीप्लाई में चल रहा हो या डिवाइड में चल रहा हो, तो उस कंडीशन में हम कांस्टेंट को एज इट इज़ छोड़ देते हैं। ओके, अब ये आपका डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हो चुका है। अब इस डिफ्रेंशिएशन को अगर हम ज़ीरो के इक्वल करते हैं तब हमें इस फोर्स की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पता चल सकती है। तो
जब हम इस डिफ्रेंशिएशन को इक्वल करते हैं 0 के लिए फॉर मैक्सिमम वैल्यू, ओके, तो आर स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास के क्यू इक्वल टू के ट्वाइस क्यू, के से के कैंसिल एंड स्मॉल क्यू बिकम कैपिटल क्यू बाई 2। दैट्स द कंडीशन फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। ओके, तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा दो चार्जेस के बीच में। दो चार्जेस के बीच में मैक्सिमम फोर्स तब लग सकता है जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, क्योंकि यहाँ स्मॉल क्यू जो आपके पास आया है उस स्मॉल क्यू की वैल्यू है कैपिटल क्यू बाई 2। इसका मतलब आपको चार्ज कैपिटल क्यू दिया हुआ है, हम उस चार्ज को किन पार्ट्स में डिवाइड करें ताकि दोनों पार्ट्स के बीच में मैक्सिमम फोर्स लगे। तो ये कंडीशन है कि आप उन दोनों पार्ट्स को इक्वली डिवाइड कीजिए। अगर हम कैपिटल क्यू को क्यू बाई 2 और क्यू बाई 2 में डिवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में ही उन दोनों चार्जेस के बीच में मैक्सिमम फोर्स लगेगा। ओके, अदरवाइज उन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू इस कंडीशन के कंपेयर में तो कम ही होगी। दैट्स इट। सो इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है जिसमें दिया हुआ है कि 3 चार्जेस प्लस 2q माइनस q एंड q प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। इस पूरे सिस्टम का आपको डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो अब बात यहाँ पर यह आती है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट आपके पास होता है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं p वेक्टर से, और वो होता है चार्ज मल्टीप्लाई विद डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। ओके, डाइपोल में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एक प्लस क्यू चार्ज होता है, एक माइनस क्यू चार्ज होता है। उन दोनों के बीच का सेपरेशन अगर r है तो ये आपके पास डाइपोल मोमेंट p होगा। बट ये जो फॉर्मूला आपके पास p इक्वल टू क्यू इंटू आर है, कब काम कर रहा है फॉर्मूला? जब आपको कंडीशन कुछ इस तरीके से गिवन हो जिसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू है, सिर्फ दो ही चार्जेस आपके सिस्टम में हैं और उन दोनों के बीच का सेपरेशन r है, देन ये फॉर्मूला आपके पास एप्लीकेबल है। बट अभी आपको डायग्राम में दिया हुआ है कि यहाँ पर सिर्फ दो चार्जेस प्रेजेंट नहीं है। इस सिस्टम में आपके पास यहाँ पर प्लस 2q माइनस क्यू एंड माइनस क्यू 3 चार्जेस प्रेजेंट है और उस पूरे सिस्टम का आपको डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अगर हम इसे थोड़ा ध्यान से देखें तो सबसे पहले आप इस सिस्टम में ये जो प्लस 2q चार्ज है, अगर इस 2q चार्ज को हम डिवाइड करके प्लस q एंड प्लस q ले लेते हैं। ओके, हम इस डायग्राम को थोड़ा दोबारा ड्रॉ करते हैं। इस डायग्राम में हम यहाँ पर प्लस q और प्लस q दैट इज़ प्लस 2q, हमने प्लस 2q को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है और यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी माइनस q चार्जेस चल रहे हैं। ओके, अब एक तो डाइपोल ये बन चुका है। डाइपोल इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिमिलर चार्जेस, टू चार्जेस विच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। तो एक डाइपोल तो ये बन चुका है और दूसरा डाइपोल आपके पास ये बन चुका है। दो डाइपोल्स हमारे पास इस सिस्टम के अंदर बन चुके हैं। और डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो हमें ये पता है कि डाइपोल मोमेंट जो होता है p वेक्टर, उसकी डायरेक्शन होती है -q2 प्लस q। तो इसका डाइपोल मोमेंट कुछ इस डायरेक्शन में आने वाला है। ओके, और इस वाले डाइपोल मोमेंट को अगर अपन देखें तो वो इस डायरेक्शन में आने वाला है। तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो दो डाइपोल मोमेंट से आपके पास इस तरीके से, और दोनों डाइपोल मोमेंट के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल होगा आपका 60 डिग्री। ओके, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब यहाँ पर एंगल आपका 60 डिग्री अगर होता है तो डेफिनेटली बात है कि यहाँ जो एंगल बनेगा ऊपर वो भी आपका 60 डिग्री ही होगा। तो अब आपको दो डाइपोल मोमेंट या यूँ कहें कि दो वेक्टर्स आपको लेकर चलने हैं और इन दोनों वेक्टर्स को आपको सोल्व करके इनका रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करना होगा। तो क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास दो वेक्टर्स को सोल्व करने का? तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है अंडरवुड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab कोस थीटा, दैट इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, अब हमारे पास पहला वेक्टर कौन सा है? तो यहाँ क्वेश्चन में क्लियर है
कि एक तो ये डायपोल मोमेंट बनेगा P वेक्टर, जिसको हम P1 वेक्टर ले लेते हैं, और दूसरा डायपोल मोमेंट ये बनेगा जिसको हम ले लेते हैं P2 वेक्टर। तो ये दो वेक्टर्स आ चुके हैं जिनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, और दोनों डायपोल मोमेंट P1 और P2 जो है इनकी डायरेक्शंस भले ही अलग अलग हों, बट इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम ही रहने वाले हैं। ओके, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में आप ये क्लियर दिया हुआ है कि ये डिस्टेंस भी a है और ये डिस्टेंस भी a है, चार्जेस भी आपके पास यहाँ पर सेम है, तो डेफिनेटली आपके पास P1 और P2 का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो कि हमारे पास P इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्टेंस से आता है, वो सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ ये क्लियर है कि A और B की जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो सेम रहेगा। ओके, तो हम इसको भी P स्क्वायर और इसे भी P स्क्वायर लिख सकते हैं। ट्वाइस P1 P2 वो फिर से आपके पास P स्क्वायर बन जाएगा सेम होने की वजह से, और यहाँ पर एंगल चल रहा है cos 60 डिग्री। ओके, देन फाइनली ट्वाइस P स्क्वायर प्लस ट्वाइस P स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 होगी, और इसको अगर हम और सॉल्व करते हैं तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास अंडर रूट थ्राइस P स्क्वायर। ओके, या फिर इसे हम कह सकते हैं P√3। ओके, तो ये आपके पास रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आ चुका है इस पूरे सिस्टम का, जो हमें चाहिए था। ओके, P की वैल्यू अगर आप पुट करना चाहें तो वो आप Q इंटू A पुट करके इस फाइनल आंसर को आप जो है अंडर रूट में 3 और Q इंटू A ये लिख सकते हैं। ओके, तो अब आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, दैट इज़ गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। और इस चैप्टर के अंदर गाउस लॉ स्टार्ट करने से पहले हम एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसको समझने से पहले आप ये क्लियर कर लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ओके, जो कि फर्स्ट चैप्टर में था। और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कर्व्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इक्वल स्पेस नहीं है। ओके, ये हमें यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है तो इसको समझते हुए चलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले आप क्लियर कर लें कि फ्लक्स क्या है, और फ्लक्स को समझने के लिए हमें चाहिए क्लोज सरफेस। अब इस क्लोज सरफेस के अंदर एक क्लोज सरफेस ली हुई है हमने, और इसे हमें रखना है बहते हुए पानी के अंदर। ठीक है, पानी आपका बह रहा है जो कि प्लस x डायरेक्शन में जा रहा है, और उसमें हमने क्लोज सरफेस रख दी है। और अब क्या होगा, पानी आएगा और इस क्लोज सरफेस से पास होकर के चला जाएगा। ओके, तो हमें ये देखना है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर इस क्लोज सरफेस से पास हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड फ्लक्स। ठीक है, इस क्लोज सरफेस से कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमें आउटपुट के फॉर्म में मिलने वाला है, ये हमारा फ्लक्स होता है। अब ये जो फ्लक्स हमें यहाँ पे मिला है, ये जनरली 2 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर आएगा उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर हमें आउटपुट में मिल पाएगा। ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर आएगा तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर हमें आउटपुट में मिलेगा। और सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर हम इस क्लोज सरफेस का एरिया कम लेते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास अमाउंट ऑफ वाटर भी आपको कम ही मिलेगा। तो जितना बड़ा एरिया उतना ज़्यादा आउटपुट। ठीक है, तो 2 फैक्टर्स पे हमारा फ्लक्स डिपेंड कर रहा है, और वो फ्लक्स हमारे पास डिपेंड कर रहा है अमाउंट ऑफ वाटर कितना ज़्यादा आ रहा है, और सेकंड पॉइंट हमारे पास एरिया ऑफ क्लोज सरफेस कितना ज़्यादा है। ओके, ये हमें याद रखना होगा। और तीसरा फैक्टर भी हमारे पास चल रहा है, जो कि है इस क्लोज सरफेस और उस अमाउंट ऑफ वाटर के बीच का एंगल। जब हम इस क्लोज सरफेस को थोड़ा टर्न करते हैं तो इससे पास होने वाले वाटर का अमाउंट अब धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और एंगल बढ़ाते हुए अगर हम इसको इस कंडीशन में ले आए तो इस कंडीशन में आने के बाद इससे पास होने वाला वाटर 0 हो जाना है, क्योंकि वो वाटर सीधा निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ओरिएंटेशन है या इसका जो एंगल है अमाउंट डायरेक्शन ऑफ वाटर के साथ, वो भी हमारे फ्लक्स के अमाउंट को अफेक्ट करेगा। ओके, तो 3 फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं जो फ्लक्स को अफेक्ट करते हैं। और अब हमें बात करनी है यहाँ पर इस फ्लक्स में जो हमने कंसिडर किया था पानी, बहता हुआ वाटर, उसकी जगह पर अब हम कंसिडर करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। और इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में अगर हम यही सिचुएशन अप्लाई करते हैं तो सपोज दैट आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है,
तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के पाथ में आपने रख दी है क्लोज सरफेस। ओके, अब इस क्लोज सरफेस से जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर आउटपुट में आपको मिलेगा उतना ही ज़्यादा आपका फ्लक्स बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब बात यहाँ पर एक और आती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसे हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल यूज़ करते हैं फाई। तो ये जो फाई है फ्लक्स वो एक अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा आपके पास अमाउंट ऑफ वाटर। तो पहला फैक्टर तो हमारे पास ये हो चुका है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स बढ़ेगा। सेकंड पॉइंट हमने क्या बोला कि एरिया जितना ज़्यादा होगा, ये एरिया अगर अपन बढ़ा देते हैं तो डेफिनेटली आपको आउटपुट भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो सेकंड फैक्टर हमारे पास यहाँ पर एरिया हो चुका है। तो यहाँ पर एक पॉइंट हमें याद रखना होगा कि एरिया जनरली आपके पास स्केलर क्वांटिटी होती है, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टाइम पे जो आप एरिया कंसिडर कर रहे हैं वो एक स्केलर क्वांटिटी नहीं होकर के एक वेक्टर क्वांटिटी हमें यहाँ पे लेनी है, और वेक्टर क्वांटिटी का एक डेफिनेट डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर जो आपको एरिया दिया हुआ है उसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या होती है, जैसे ये आपके पास एक क्लोज सरफेस है। ओके, तो ये तो हो गई इसकी सरफेस, और इसका एरिया वेक्टर होगा नॉर्मल टू द सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में। ओके, तो जब भी हमें एरिया वेक्टर लेना होता है हम लेते हैं सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में। तो यहाँ डायग्राम के अंदर अगर हम इसको बनाते हैं, जैसे सपोज दैट ये जो क्लोज सरफेस है इसका एरिया वेक्टर आपको दिया हुआ है ए वेक्टर, और ये आपके पास हो चुका है ई वेक्टर। इन दोनों के बीच में कुछ एंगल चल रहा होगा और वो एंगल हमारे पास होगा थीटा। ओके, तो कोस ऑफ थीटा हमें यहाँ पे लेना होगा। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एरिया, और तीसरा फैक्टर हमारे पास है कोस ऑफ थीटा, दैट इज़ एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ओके, तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिन पर आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है। जब आपके पास कोई बहता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है, कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, और उसमें आपने कोई क्लोज सरफेस रख दी है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से फ्लक्स बढ़ेगा। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, अगर हम इस क्लोज सरफेस का एरिया ज़्यादा लेते हैं तो डेफिनेटली बात है कि ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो पाएगा। तो सेकंड पॉइंट हो चुका है कि एरिया बढ़ने से भी आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ जाता है। और तीसरा फैक्टर है एंगल। अभी देखो आप इसका एंगल क्या लेना है, तो इसका सरफेस ये है और इसका नॉर्मल जो है वो ये होगा, तो इस एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है। अब ये जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में इस टाइम पे 0 डिग्री एंगल चल रहा है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और कोस 0 की वैल्यू मैक्सिमम होती है। यहाँ कोस थीटा ही क्यों लिया हमने, उसका रीज़न देखते हुए चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो डेफिनेटली बात है कि एंगल 0 डिग्री पर ही कोस की वैल्यू मैक्सिमम होती है। और अभी हम ये कह भी सकते हैं कि इस कंडीशन में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो पा रहा है। जैसे ही हम इसका एंगल धीरे धीरे कम करेंगे तो कोस में 0 से जैसे ही हम एंगल बढ़ाते हैं तो आपके पास कोस की वैल्यू डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, और उस कंडीशन में फ्लक्स भी आपके पास डिक्रीज़ हो रहा है। ओके, इस कंडीशन में देखो आप, इस कंडीशन में आपका एरिया वेक्टर है नॉर्मल टू द सरफेस इस साइड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस साइड में। इट मीन्स 90 डिग्री का एंगल चल रहा है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में। तो डेफिनेटली बात है कि 90 पर कोस की वैल्यू होती है 0, और इस कंडीशन में फ्लक्स है भी 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आ रहा है तो वो ऐसे निकलेगा, इसमें से पास होकर के नहीं निकल पाएगा। ओके, तो ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। 3 फैक्टर्स हमारे पास हो चुके हैं जिससे फ्लक्स इफेक्ट होगा, और इसे अगर हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वेक्टर फॉर्म में आपके पास हो जाएगा फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओके, अब देखो यहाँ पर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्यों, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता है ए बी कोस थीटा, और वो फॉर्मेट यहाँ मिल भी रहा है हमें ए बी कोस थीटा। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, और वी कैन से दैट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। सो डेफिनेटली आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो चुका है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास स्केलर क्वांटिटी होगी। ओके, और दूसरी बात इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, और एरिया जो होता है उसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, तो ये हमारे पास अभी तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ चुका है।
फिजिकल क्वांटिटी को हम समझ चुके हैं कि क्या होती है ये। अब हमें इसकी और भी कुछ कंडीशंस हैं, उनके बारे में बात करनी है। तो इस कंडीशंस को हम देखते हुए चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर आपके पास क्लोज सरफेस इस तरीके से रखी हुई है कि इसका एरिया वेक्टर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बना हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ये आपका एरिया वेक्टर है। ओके, तो अब सेकंड कंडीशन में हम यहाँ पे थीटा लेके चल रहे हैं 90 डिग्री, और इस कंडीशन में आपके पास कोस की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। तो ये केस है जब आपके पास क्लोज सरफेस कुछ इस तरीके से रखी हुई है और आपका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कुछ इस तरीके से है। एरिया वेक्टर आपके पास इस तरीके से होगा नॉर्मल टू द सरफेस। देन यहाँ पर आपके पास कोस की वैल्यू हो जाएगी 0, कोस 90 डिग्री बिकम 0 एंड फ्लक्स आपके पास हो जाएगा मिनिमम, जो कि हो जाएगा 0। ओके, तो सेकंड केस हमें ये याद रखना है। और अगर 0 से 90 के बीच में आपके पास वैल्यू होती है तो उस कंडीशन में आपके पास फ्लक्स की कुछ वैल्यू होगी जो कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में होगी। ओके, यहाँ फर्स्ट केस को थोड़ा सा दोबारा रिव्यू करते हैं और ये देखते हैं कि आपके पास फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू तो है ही 0 डिग्री पर, बट साथ में वो पॉजिटिव भी है। फ्लक्स जब भी आपका पॉजिटिव में होता है तो इसे हम बोलते हैं आउट गोइंग फ्लक्स। ओके, आउट गोइंग फ्लक्स। इसे हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपके पास फ्लक्स की वैल्यू जो मैक्सिमम आ रही है, जो कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर है। कब है ये? जब आपका एरिया वेक्टर जो कि नॉर्मल टू द सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर आपके पास इस कंडीशन में जब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो यहाँ पर फ्लक्स हो गया मैक्सिमम। इसे हम बोलने वाले हैं आउट गोइंग फ्लक्स। ओके, और ये पॉजिटिव जब भी आपके पास फ्लक्स आता है वो फ्लक्स हमेशा आउट गोइंग फ्लक्स होगा। अभी हमने यहाँ पर ये बात की कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर हम ले रहे हैं। थीटा 0 से लेकर के 90 के बीच में जब भी होगा, एरिया वेक्टर इसका 0 से लेकर के 90 के बीच में कुछ भी हो, फ्लक्स की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी। और जब भी फ्लक्स आपका पॉजिटिव आता है तो उसे हम बोलते हैं आउट गोइंग फ्लक्स। ओके, सेकंड केस की अगर अपन बात करें कि जब फ्लक्स आपका नेगेटिव में आए, और ऐसा कब हो सकता है? थीटा इक्वल टू मोर देन 90 डिग्री पर। जब भी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में आपके पास कोस थीटा की जो वैल्यू होगी वो डेफिनेटली नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि कोस की वैल्यूज़ 90 से ऊपर जाने के बाद नेगेटिव हो जाती है और फ्लक्स भी आपके पास हो जाएगा नेगेटिव। इस टाइप के फ्लक्स को अपन बोलते हैं इनकमिंग फ्लक्स, दैट इज़ कॉल्ड इनकमिंग फ्लक्स। ओके, और ये कब होगा? जैसे कि आपके पास क्लोज सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है नॉर्मल टू द सरफेस। ओके, और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके पास आ रहा है, अगर वो हम इधर से आता हुआ लेते हैं, इधर से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रहा है और ये आपके पास सरफेस का नॉर्मल है, मतलब एरिया वेक्टर है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री। तो इस कंडीशन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करने वाला है, तो इसे हम बोलेंगे इनकमिंग फ्लक्स, जो कि नेगेटिव में हमें मिलेगा। तो जब भी हमें इनकमिंग फ्लक्स की बात करेंगे वो नेगेटिव में मिलेगा, और आउटगोइंग फ्लक्स की बात करते हैं तो वो हमें मिलता है पॉजिटिव के अंदर। ओके, इनकमिंग या आउटगोइंग फ्लक्स को अगर हम थोड़ा और अच्छे से समझना चाहते हैं तो एक छोटा सा हम यहाँ पर एग्जांपल लेके चलते हैं, जिसमें हमारे पास एक क्लोज सरफेस हम लेके चलते हैं क्यूब। ये आपका एक क्यूब है। ओके, और इस क्यूब में 6 साइड्स होती हैं, ये हमें पता है। और यहाँ पर इस क्यूब की हर सरफेस का अगर हम एरिया वेक्टर देखें तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। एरिया वेक्टर होता है नॉर्मल टू द सरफेस आउटसाइड डायरेक्शन में, और इस सरफेस का एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इस तरीके से, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इस तरीके से। तो हर सरफेस का एरिया वेक्टर होगा नॉर्मल टू द सरफेस आउटसाइड डायरेक्शन में। मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ओके, तो इस कंडीशन में किस सरफेस पे फ्लक्स, या हम यूँ कहें कि किस सरफेस पे फ्लक्स नेगेटिव होगा या किस सरफेस पे फ्लक्स पॉजिटिव होगा, वो देखते हुए चलते हैं। इस कंडीशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस कंडीशन में यहाँ पर ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो थीटा 0 हो गया।
और थीटा 0 पर आपके पास फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है। ठीक है, तो ये फ्लक्स आपके पास आउटगोइंग फ्लक्स हो जाएगा, तो ये फ्लक्स आपके पास हो जाएगा आउटगोइंग फ्लक्स। ओके, बट इस पैटर्न को अगर अपन देखें यहाँ पर, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री से ऊपर का एंगल है, जो कि 180 डिग्री चल रहा है इस टाइम पर। तो यहाँ पर कोस की वैल्यू होगी नेगेटिव में, और कोस की वैल्यू नेगेटिव होने की कंडीशन में फ्लक्स भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, और इसे हम बोलेंगे इनकमिंग फ्लक्स। ओके, तो कब फ्लक्स आपके पास आउटगोइंग होगा, कब फ्लक्स इनकमिंग होगा, वो दोनों कंडीशंस यहाँ पे क्लियर है। ओके, बात करते हैं कि अभी तक के टॉपिक में जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर किया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। बट जनरली ऐसा होता नहीं है कि हर जगह हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही मिले। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो उस कंडीशन में फिर हम क्या करेंगे, तो आपको थोड़ा सा फॉर्मेट यहाँ चेंज करना है। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई सरफेस आपको यहाँ पे गिवन है और वो कुछ इस तरीके की क्लोज सरफेस है। ओके, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, जो कि एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। इस कंडीशन में हम फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास है ई ए कोस थीटा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है नहीं, नॉन यूनिफॉर्म है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या पुट करेंगे। दूसरी बात, एरिया भी आपके पास यहाँ पर यूनिफॉर्म एरिया नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में एरिया भी हम पुट नहीं कर सकते। इस टाइप की कंडीशन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो हम क्या करते हैं कि पूरी जो सरफेस आपको दी गई है क्लोज सरफेस, इसे आप एक ही बार में कैलकुलेट करने की जगह स्मॉल स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इस पूरी सरफेस को, जो कि कुछ इस तरीके की दी हुई है, तो इसमें एक छोटा सा एरिया हम कंसिडर करेंगे जिसे हम बोलते हैं एरिया एलिमेंट, और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो डेफिनेटली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि वैसे तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, बट एक छोटे से एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा उसे हम कुछ देर के लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मान सकते हैं। ओके, तो इस छोटे से एरिया एलिमेंट जिसका एरिया हम ले लेते हैं डी ए, इससे पास होने वाला फ्लक्स अगर अपन देखेंगे तो वो फ्लक्स होगा डी फाई, दैट इज स्मॉल फ्लक्स ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। ओके, इस छोटे से एरिया एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स आप कांस्टेंट मान चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मान चुके हैं, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ रख देना है, और इसका एरिया वेक्टर होगा डी ए वेक्टर, तो यहाँ का फ्लक्स आपको मिल जाएगा डी फाई। अब क्या करेंगे कि जो भी क्लोज सरफेस हमें दी हुई है वो किसी भी पैटर्न की हो सकती है, तो उसमें हम इंटीग्रेशन करके पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। क्योंकि इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, ऐड करना। हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये पूरी क्लोज सरफेस ऐसे ही छोटे छोटे एरियाज से मिलकर के बनी हुई है। अगर आपने एक एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया है जो कि डी फाई है, तो इस तरीके से अगर हम हर एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जोड़ दें तो हम इस पूरी की पूरी क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। अब जोड़ने के लिए हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, हम करेंगे क्या कि एक छोटे से एरिया एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरीके से निकालेंगे डी फाई से, एंड देन उसमें हम इंटीग्रेशन लगा देंगे। जो भी इसकी लिमिट्स होंगी, बाउंड्री कंडीशंस होंगी, वो हम लिमिट की फॉर्म में रख करके और फाइनली हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि इस फॉर्मेट में होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ओके, तो इस तरीके से हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दिया गया हो तो उस केस में भी फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं।